अरे सुनती हो भाग्यवान, आज हमारे विवाह के 50वीं सालगिरह है। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसे? मैरिज एनिवर्सरी। तो मैडम जी बताइए कैसे मनाना है? यह दिन जगमोहन जी ने बड़े प्यार से अपनी पत्नी मीनाक्षी की नैनों की गहराइयों में झांकते हुए कहा, ऐ जी मनाना क्या है, अब तो हमारी उम्र हो चुकी है। अगर अब सालगिरह मनाएंगे तो सब लोग हंसेंगे हम पर। चलो छोड़ो, लेकिन एक बात बताओ, हमारी शादी को इतने साल बीत गए, तुमने मुझसे कभी कोई मांग नहीं रखी। आज के खास मौके पर मैं जानना चाहता हूँ, तुम्हारी कोई इच्छा अधूरी रह गई हो तो बताओ। मैं अपनी बुढ़ापा पेंशन के कुछ पैसे बचाकर रखे हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अपने आखिरी समय से पहले अपनी पत्नी की हर ख्वाहिश पूरी कर सकूँ। ऐ जी कैसी बातें करते हैं आप? अपनी शादी की सालगिरह के शुभ दिन पर भी कोई ऐसी मनहूस शब्द अपने मुंह से निकालता है क्या जो मुझे नहीं चाहिए? आपसे कुछ भी। मीनाक्षी जी मुंह फुलाकर अपने घुटने मोड़कर बेड पर बैठ गई। तभी जगमोहन जी अपनी इस पुरानी अंदाज में मीनाक्षी जी को थोड़ा प्यार से चिढ़ाते हुए गुनगुनाने लगे, कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। मीनाक्षी जी इस समय शर्माते हुए मंद मंद मुस्कुराने लगी और बोली, चलिए आज के खास मौके पर मैं आपके लिए आपकी फेवरेट खीर बनाई है, अभी लेकर आती हूँ, साथ बैठकर खाएंगे। मीनाक्षी जी तुरंत रसोई घर में गई और एक प्लेट में अच्छे से खीर को सजाकर अपने पति के लिए लेकर आई और कहने लगी कि अपनी शादी की सालगिरह की शुभ दिन पर हम सबसे पहले खीर खाकर अपना मुंह मीठा करेंगे। इतने बरस हो चुके हैं हमारी शादी को और हमारा साथ अब तक बना हुआ है और मैं चाहती हूँ कि मरते दम तक यह साथ बना रहे और आपसे पहले मैं भगवान के पास जाऊँ। मीनाक्षी जी और जगमोहन जी की खीर खाते हुए एक दूसरे के साथ मीठी मीठी बातें कर रहे थे और दोनों एक दूसरे को बधाई देते हुए मुस्कुरा रहे थे। तभी अचानक उनकी बहू नेहा घर पहुंच गई और यह सारा दृश्य देखने लगी और अपने सास ससुर को मुस्कुराते हुए देखकर उसके तन बदन में जैसे आग लग रही थी। गुस्से से पटकते हुए आई और बोली, जरा सी देर के लिए बाहर गया, निकली और मनमर्जी शुरू हो गई आप लोगों की। और खीर बनाई है मुझसे पूछे बिना, मेरी इजाज़त के बिना मेरी रसोई में कदम कैसे रखा? आपने बुढ़ापे में भी जीभ चटोरापन कम नहीं हुआ है आप लोगों का। थोड़ी देर के लिए बच्चों के स्कूल क्या गई कि आप दोनों ने तो मौज मारना ही शुरू कर दी। चुपचाप अपने कमरे में नहीं बैठा जाता क्या? पैर कब्र में लटके हुए हैं आप दोनों के और मेरी पीठ पीछे पार्टी चल रही है। यह सुनने के बाद जगमोहन जी से रहा नहीं गया, उनके सब्र का बांध टूट गया और बोले, बहू तुम शायद भूल रही हो, यह घर तुमसे पहले हमारा है और हम इस घर में अपने मनमर्जी से रह सकते हैं और जो जी चाहे वह पका कर खा सकते हैं। तुम्हें ऐसे बोलने का कोई हक नहीं है। तभी नेहा ने बड़ी बेशर्मी से अपने ससुर को तपाक से जवाब दिया और कहा कि यह आप लोगों का घर नहीं है और यदि इस घर में रहना है तो आपको मेरे हिसाब से रहना होगा, वरना दरवाज़ा खुला है, आप लोग जा सकते हैं। और भी एक बेटा है आपका, हमने ठेका नहीं ले रखा है आप दोनों का, या फिर कुछ अलग से तो नहीं दिया। आपने हम लोगों को जो जेठानी जी को दिया है वही तो मेरे पास है। तभी जगमोहन जी सहमी हुई आवाज में बोले, बहू हमने ऐसा भी क्या कर दिया जो तुम इतना भड़क रही हो? खीर ही तो बनाई है। इस बात पर नेहा जोर से चिल्लाई, मुझसे बिना पूछे कैसे बनाई आपने यह खीर? आपको यह मालूम नहीं क्या दूध कितना महंगा है और फिर पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? और अगर खीर बनानी ही थी तो मेरे लौटने का इंतजार नहीं कर सकते थे? थोड़ा सा भी सब्र नहीं था? और फिर मुझे दही भी जमानी है,
बच्चे भी लौटकर दूध मांगेंगे। अब कहाँ से आएगा दूध? सारा दूध तो तुम लोग गटक गए हो। हमसे हमेशा अपनी मनमर्जी करते हैं। फिर मीनाक्षी जी बोली, बहू मैं ज़्यादा दूध का इस्तेमाल नहीं किया, थोड़े से ही दूध की ही खीर बनाई है, बाकी का दूध फ्रिज में रखा है, इसलिए ज़्यादा गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है। फिर नेहा बोली, माँ जी मुझे पाठ पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मुझे तुम बूढ़ों से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। आगे से मेरी इजाज़त के बिना अगर मेरी रसोई में कदम भी रखा तो आपके लिए ठीक नहीं होगा। इस पर मीनाक्षी जी बोली, बहू हम अपने बेटे की कमाई खाते हैं। कौन सा तुम कमा रही हो जो इतना भड़क रही हो? और अगर थोड़ा सा खर्च कर भी लिया तो क्या बिगड़ गया? इतना सुनते ही नेहा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। इस समय नेहा की मां शांति देवी वहां पहुंच गई। उन्होंने दरवाजे से ही अपनी बेटी को चिल्लाने की आवाज सुन ली, इसलिए वह वहीं दरवाजे की आड़ में खड़ी हो गई और वहीं खड़े खड़े सारा नज़ारा देखने लगी। उन्होंने देखा कि नेहा ने झपट कर अपने सास ससुर के हाथ से खीर की कटोरी छीनकर नीचे फेंक दी और बोली, यह घर मेरा है और मैं इस घर की मालकिन हूँ और आपका बेटा वह पहले हुआ करता था, अब वह मेरा पति है और पति की हर चीज पर सबसे पहले उसकी पत्नी का हक होता है, ना कि उसके बूढ़े माँ बाप का। अब जैसा मैं कहूँगी वही सब तुम्हें करना होगा। अपनी मर्जी चलाने की जरूरत नहीं है। ऐसा कहते हुए नेहा गुस्से में तमकते हुए अपने कमरे में चली गई। मीनाक्षी जी और जगमोहन जी की आंखें भर आई और वह अपने भाग्य पर रोने लगे। मीनाक्षी जी और जगमोहन जी के 2 बेटे थे, बड़ा बेटा रवि और छोटा बेटा सोनू। उसके घर की आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी, परंतु फिर भी उन्होंने अपने दोनों बेटों को दिन रात एक करके मेहनत मजदूरी करके अच्छे स्कूल में पढ़ाया और पढ़ लिख कर बड़ा बेटा तो डॉक्टर बन गया और छोटा बेटा आर्मी में भर्ती हो गया। दोनों माता पिता अपने बच्चों की तरक्की देखकर बहुत खुश थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने बच्चों पर खर्च कर दिया। दोनों ही बेटों ने प्रेम विवाह किया था। बड़ा बेटा रवि तो अपनी पत्नी को लेकर विदेश चला गया और वहीं पर डॉक्टरी करने लगा, जबकि छोटा बेटा सोनू आर्मी में ऑफिसर था तो वह अपनी ड्यूटी पर आता था। मीनाक्षी जी और जगमोहन जी अपनी छोटी बहू नेहा के पास रहते थे। सोनू अपने माता पिता से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था, जबकि उनके बड़े बेटे रवि को उनके कुछ परवाह नहीं थी। वह केवल अपने गृहस्थी में ही रह गया था और विदेश में रहता था। नेहा को इसी बात का गुस्सा रहता था कि वह बूढ़े बुढ़िया की देखभाल अकेले ही क्यों करें, इसलिए वह अपने सास ससुर को तंग करती रहती थी। जगमोहन जी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह खुद को कोसने लगी कि उन्होंने अपने बुढ़ापे के लिए कुछ बचाकर क्यों नहीं रखा, क्यों उन्होंने अपने बेटों की पढ़ाई के लिए अपना घर तक बेच दिया और खुद कंगाल होकर इस कगार पर आ पहुँचे कि बेटे बहू के टुकड़ों पर पलना पड़ रहा है। दोनों बूढ़ा बुढ़िया इतनी बातें सोच ही रहे थे कि तभी नेहा अपने कमरे से निकल कर आती है और चिल्लाते हुए अपने सास ससुर से बदतमीजी से कहती हैं, अभी तक आप दोनों यहीं बैठे हैं, इतना भी नहीं समझ में आता कि फर्श पर गंदगी पड़ी हुई है तो कम से कम साफ ही कर दे। चलिए सासू माँ उठिए और जल्दी से फर्श पर पड़ी हुई सारी खीर साफ कीजिए। बड़े आए हैं सालगिरह मनाने वाले। इतनी उम्र हो गई है और इस बुढ़ापे में भी इन दोनों को रोमांस सूझ रहा है। नेहा के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर बुजुर्ग दंपत्ति डर गए और बेचारी मीनाक्षी जी ने आंखों में आंसू लिए फर्श को साफ किया और पोछा लगाया और अपने कमरे में जाकर अश्रु धारा बहाने लगी
और इधर बाहर दरवाजे की आड़ में खड़ी नेहा की माँ शांति जी यह सब देखकर अंदर तक हिल गई थी और उल्टे पैरों से अपने घर वापस लौट गई। घर आकर अपने घर के बरामदे में कुर्सी पर धम से बैठ गई। हैरानी से उनकी आंखें पथरा आ गई। वह लगातार एक ही दिशा में सुन तरीके से देखी जा रही थी। तभी उनकी बहू पूछने लगी, क्या हुआ माँ जी, आप तो दीदी के ससुराल गई थी ना, वह ठीक तो है ना, कुछ हुआ है क्या, आप बहुत दुखी लग रही है। शांति जी और उनकी बहू पायल की बात सुनकर शांति जी का बेटा अमित भी वहां आ गया और बोला, क्या बात हो गई माँ, आप परेशान क्यों हैं। तभी शांति जी रूंधे गले से बोली, बेटा मैं और तुम्हारे बाबूजी ने तो तुम दोनों को ही अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार दिए थे, परंतु न जाने फिर नेहा ने हमारे संस्कारों को क्यों शर्मिंदा कर दिया। हमारी परवरिश में तो कोई कमी नहीं थी, फिर क्यों हम उसे इंसानियत का पाठ ना पढ़ा सके। ऐसा कहते कहते बेचारी शांति जी की आंखें भर आई। दोस्तों, माँ बाप को अपनी बेटी पर बहुत गर्व रहता है और भी चाहते हैं कि उनकी बेटी जहाँ भी जाए उनका सिर ऊंचा रखे, उनके संस्कारों को शर्मिंदा ना करे। परंतु यदि उन्हें माता पिता को अपनी बेटी की यह हरकतें देखने को मिलती हैं तो उन्हें कितना दुख होता है, यह केवल वही जानते हैं। आज वही सब शांति जी पर बीत रहा था। वह बहुत दुखी थी। अंदर ही अंदर अपनी बेटी का व्यवहार उनके दिल को कचोटता जा रहा था। उन्होंने अपने बेटे बहू से कहा कि आज जब मैं नेहा के घर पहुंची तो मैंने देखा कि वह अपने बूढ़े सास ससुर के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक कर रही थी। यह सुनकर अमित गुस्से में आया और बोला, तो माँ आपने उससे कुछ कहा क्यों नहीं, आपको उसे डांटना चाहिए था, उसे फटकारना चाहिए था। इस पर शांति जी बोली, बेटा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह इस तरह के व्यवहार कर रही थी कि मुझे उसे अपनी बेटी कहते हुए भी शर्म आ रही थी। मेरी हिम्मत तक ना हुई कि उसके पास जाऊं। उसके सास ससुर इतने भले इंसान हैं, मैं उनके सामने अपना चेहरा कैसे दिखाती, उनसे नजरें कैसे मिलाती। तभी तो मैं बाहर से ही वापस लौट आई। फिर शांति जी बोली, जो बात मैं तुम्हें कहने जा रही हूँ वह बात सुनकर तुम दुखी मत होना। मुझे लगता है कि हमें नेहा से अपना रिश्ता खत्म कर लेना चाहिए। अपनी माँ के मुंह से यह शब्द सुनकर अमित हैरान रह गया। तभी पायल अपनी सासू माँ को टोकते हुए कहने लगी, नहीं माँ जी, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं, आखिर वह आपकी बेटी है और अगर औलाद अपने रास्ते से भटक जाती है तो उसे सही रास्ते पर लेकर आना माँ बाप का काम होता है। रिश्ता तोड़ने से किसी के व्यवहार में बदलाव नहीं आता। तभी शांति जी कहने लगी, आज मैं बहुत ही लाचार महसूस कर रही हूँ। मैं और तुम्हारे पिताजी ने अपनी बेटी नेहा को दुनिया की सारी खुशियाँ दी, सब कुछ दिया, लेकिन उसे अच्छा इंसान तक नहीं बना सके। तभी पायल ने अपनी सासू माँ को संभाला और कहा, माँ जी यह सब छोड़ दीजिए, यह वक्त टूटने का नहीं है, आपको खुद को संभालना होगा। कुछ दिनों बाद रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है और दीदी यहाँ पर आएगी, आगे मैं सब संभाल लूँगी। मैं जानती हूँ कि आगे क्या करना है, आप चिंता मत कीजिए। अपनी बहू की ढाढ़स भरी और उम्मीद भरी बातें सुनकर शांति जी को बहुत अच्छा लगा। उन्हें कुछ राहत महसूस हुई तो वह बोली, ठीक है बहू, मैं जानती हूँ कि तुम सब कुछ संभाल लोगी, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। रक्षाबंधन के त्योहार से पहले ही नेहा हमेशा की तरह उसकी तैयारी में जुट गई और अपने भाई के लिए राखियाँ और मिठाइयाँ खरीद कर ले आई। अपने मायके जाने के बारे में सोचकर वह मन ही मन बड़ी प्रसन्न थी। रक्षाबंधन के त्योहार पर खुशी खुशी मायके पहुंच गई। आते ही अपने भाई और भाभी से मिली। उसकी नजरें अपनी माँ को ढूंढ रही थी, लेकिन मन कहीं नजर नहीं आ रही थी।
दीदी आइए बैठिए, मैं आपके लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ, पायल ने कहा। फिर नेहा बोली, नहीं भाभी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप यह बताइए कि माँ कहाँ है। नेहा की बातें सुनकर पायल ने बड़ी ही बेरुखी से कहा, अरे होगी यहीं कहीं, मुझे क्या मालूम, मैं कोई उनके आगे पीछे थोड़ी न घूमती रहती हूँ, मुझे घर के और भी काम करने होते हैं। अपनी भाभी की बात सुनकर नेहा हैरान रह गई। तभी अमित बोला, अरे नेहा तुम आ गई, कैसी हो तुम? जीजा जी कैसे हैं? वह तो ठीक हैं, अगले महीने आएंगे, लेकिन माँ कहीं नज़र नहीं आ रही हैं, कहाँ है वो? नेहा ने मेरे से वही प्रश्न किया। परेशान होकर नेहा खुद ही चारपाई से उठकर चारों तरफ घर में आवाज़ लगाती हुई अपनी माँ को ढूंढने लगती है। माँ माँ कहाँ हैं आप? देखो आपकी नेहा आई है। नेहा का अपनी माँ से बहुत लगाव था, परंतु शांति जी कुछ नहीं बोली। तभी नेहा की नज़र बाथरूम के पास गई। उसने देखा कि उसकी माँ बदहवास बाथरूम के बाहर पड़ी है। वह दौड़कर उनके पास चली गई। माँ आपको यह क्या हो गया? आप ऐसी हालत में यहाँ क्यों पड़ी हैं? तभी नेहा ने अपने भाई भाभी को आवाज़ लगाई और बोली, तुम लोग ने मेरी माँ को यहाँ क्यों रखा है? नेहा रोते हुए पूछने लगी। इस पर पायल ने जवाब दिया, अरे दीदी आप इस बुढ़िया को छोड़ो, हर वक्त चटोरापन करती रहती है, इसलिए पेट खराब हो गया और कल से पूरा कमरा दुर्गंध से भर दिया था। इस बुढ़िया ने अब बार बार बिस्तर गंदा नहीं करेगी, इसलिए इसे बाथरूम के बाहर रख दिया है, अब ज़्यादा परेशानी नहीं करेगी। अपनी भाभी की बातें सुनकर नेहा ने गुस्से से कहा, लेकिन भाभी अगर माँ ने अपनी पसंद का कुछ खा भी लिया तो क्या हो गया? बुढ़ापे में खाने का मन नहीं करता क्या? आप इन्हें दवा दे देती, इनकी इतनी बेकर्दी करने की क्या मतलब था? नेहा अपनी माँ को उठाकर सहारा देते हुए उनके कमरे में ले जाती है, परंतु उसकी भाभी पायल उन्हें बिस्तर पर भी नीचे उतार देती हैं और फर्श पर लेटा देती हैं, यह कहते हुए कि यह बुढ़िया सारा बिस्तर गीला कर देगी। इस पर नेहा की आंखों से आंसू बहने लगे और चिल्लाने लगी, भाई भाभी आप दोनों तो ऐसे ना थे, आप दोनों को हो क्या गया है? फिर पायल ने कहा, दीदी आप हमारे मामलों में ना ही बोले तो ठीक है, यह अब आपका घर नहीं है, यह मेरा घर है, मैं जैसा चाहूँगी वैसा ही करूँगी। आप इस घर की मेहमान हैं और मैं इस घर की मालकिन हूँ। तभी नेहा गुस्से में बोली, भाभी आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मेहमान कहने की? मैं इस घर की बेटी हूँ और मेरा भी इस घर पर हक है। आखिर तुम लोगों को क्या हो गया है? तुम लोग एक इंसान होकर दूसरे इंसान के साथ इतना बुरा व्यवहार कैसे कर सकते हो? अरे कम से कम बुढ़ापे में उनकी उम्र का तो लिहाज करो। और भाई तुम भी अपनी पत्नी का ही साथ दे रहे हो। वह मेरी माँ के साथ कितना बुरा व्यवहार कर रही है, कितने बुरे तरीके से पेश आ रही हैं, और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप भी अपनी पत्नी के गुलाम हो गए हो। और भाभी अगर आप इस घर की मालकिन हो तो यह घर मेरी माँ के बेटे का भी है। आप यह सब कैसे भूल गई? तभी अपनी बेटी की बातों को सुनकर शांति जी को बहुत गुस्सा आया। वह इस समय उठकर बैठ गई और अपनी बेटी के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। यह सब देखकर नेहा के पैरों तले जमीन खिसक गई। तमाचे से लाल हुए अपने गाल पर हाथ रखकर नेहा गुस्से से खड़ी हो गई। यह सब क्या है माँ? तभी शांति जी गुस्से में बोली, तुम चुप ही रहो। नेहा तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। अब हैरान तो ऐसे होकर खड़ी हो जैसे तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं। जिस इंसान की तू पत्नी है उसे इंसान के माँ बाप के साथ, यानी कि आप अपने सास ससुर के साथ तू जिस लहजे में पेश आती हो उन्हें दुखी करती हैं, परेशान करती हैं। यदि वह अपनी पसंद का कुछ खाना चाहे तो उनके हाथ से छीन कर भी फेंक देती हैं। उनसे इतनी ऊंची आवाज़ में बात करती हैं, उन्हें तंग करती हैं, खाने पीने के लिए भी तड़पा देती है। उनके साथ ऐसा व्यवहार करने से पहले तुझे यह सब बातें याद नहीं आई
क्या बात सुनकर नेहा हैरान रह गई और बोली, आपको यह सब बातें कैसे मालूम है? बेशर्म लड़की, जब तुम अपने सास ससुर की फटकार लगा रही थी, मैं दरवाजे की बोट में खड़ी हुई सब कुछ सुन रही थी। मैं तो उस दिन ही तुमसे सारे रिश्ते नाते तोड़ना चाहती थी, परंतु तुम्हारी भाभी ने मुझे समझाया तो मैं संभल गई और मैं तुमसे रिश्ता नहीं तोड़ी। यह सुनकर नेहा धम से जमीन पर बैठ गई और सोच में पड़ गई। फिर शांति जी बोली, नेहा, हमने तो तुम्हारे सारे शौक पूरे किए थे, तुम्हें अच्छे संस्कार दिए थे, और जिस आदमी की तू पत्नी है उसी के माँ बाप का तिरस्कार कर रही है। जिस आदमी के पैसों से तू ऐश करती है उसी के जन्मदाता को डांटती है, फटकारती है, उनकी बेइज्जती करती है। क्या मैं और तेरे पिता ने तुझे यही संस्कार दिए थे? जरा सोच, तेरे स्वर्गवासी पिता जब तुझे ऐसा व्यवहार करते देखे होंगे तो उनकी आत्मा को क्या शांति मिलती होगी। अगर तेरे पति को तेरे किए गए व्यवहार के बारे में पता चला तो उसे क्या बीतेगी? क्या उसे अच्छा लगेगा कि तू उसके बूढ़े माँ बाप को इतना दुख देती है? क्या वह तुझे कभी माफ़ कर पाएगा? अरे वह तो तेरे साथ अपना रिश्ता ही खत्म कर देगा। क्या आज से पहले कभी तूने अपनी भाभी को मेरा तिरस्कार करते हुए देखा है? तुमने देखा है ना कि तुम्हारी भाभी मेरा कितना सम्मान करती है, मुझे भगवान की तरह पूछती है, कितनी संस्कारी है। वह दिन रात मेरी सेवा करती है और आज तक उसने कभी ऊंची आवाज़ में मुझे बात तक नहीं की है। हमेशा मम्मी जी कहकर मेरे आगे पीछे डोलती रहती है। और बेटी, तुम ऐसे कैसे बन गई? कब से तुम इतनी खुदगर्ज हो गई? इतना सुनते ही नेहा फूट फूट कर रोने लगी और अपनी माँ से माफ़ी मांगने लगी। माँ, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं केवल यही सोच रही थी कि मेरा रिश्ता केवल मेरे पति के साथ है और मेरे सास ससुर तो दोनों के हिस्से में आने चाहिए, लेकिन जेठ जी उन्हें मेरे पास छोड़कर चले गए। इस बात पर मुझे गुस्सा आता था कि मैं अकेले ही उन्हें क्यों रखूं। हक तो दोनों का बराबर है। इस पर नेहा की मां शांति जी उसे समझाते हुए कहती है कि बेटी, उनकी करनी तो उनके साथ है, लेकिन तेरी करनी तेरे साथ है। अगर वह तेरे सास ससुर को नहीं रखना चाहते तो वह उनकी गलती है, परंतु तुम क्यों पाप की भागीदारी बन रही हो? अगर तुम भी ऐसा करोगी तो उनमें और तुझ में फर्क क्या रहेगा? तू ही सोच बेटा। नेहा अपनी माँ और अपने भाई भाभी से माफ़ी मांगती है। उसे आज अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वापस अपने ससुराल आ जाती है। आते ही वह अपने सास ससुर से पैरों से गिर जाती है और रोती हुई कहती है, माँ, पिताजी, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आप दोनों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। मैंने आपको कभी नहीं समझा। मुझे माफ़ कर दीजिए। आइंदा मैं ऐसा सलूक कभी नहीं करूँगी। नेहा के सास ससुर से माफ़ कर देते हैं और कहते हैं, बहू, तुम्हें मालूम है कि माँ बाप को बुढ़ापे में सबसे ज़्यादा उनके बच्चों की ज़रूरत होती है। हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस हम तो इतना ही कहते हैं कि तू हमारे साथ प्यार से बोल बतिया लिया कर। हमारे लिए वही सबसे बड़ी बात है। यह बात सुनकर नेहा आंसू पोंछते हुए कहने लगी, माँ, प्यार से बात करनी ही है। मैं आपको प्यार से खाना भी खिलाऊंगी। ऐसा कहते हुए वह तुरंत रसोई घर में चली जाती है और झटपट स्वादिष्ट खीर बनाकर ले आती है और कहती है, लीजिए माँ, पिताजी, आप दोनों आज मेरे हाथ से खीर खाइए। यह सब देखकर मीनाक्षी जी और जगमोहन जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अपनी बहू को ढेरों आशीर्वाद देते हैं। तो दोस्तों, हमें हमेशा अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। जमाना कितना भी मॉडर्न हो जाए, लेकिन हमें अपने संस्कार नहीं भूलने चाहिए। हमारे संस्कार और संस्कृति की हमारी अनमोल धरोहर है और विरासत है। यदि हमने इसे खो दिया तो हमने और जानवरों में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। हमारे बड़े बुजुर्ग समान के अधिकारी हैं और हमें उनका यह अधिकार उन्हें देना ही चाहिए। तो आपको ये कहानी सुनने में कैसा लगा दोस्तों? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ऐसी ही कहानी सुनने के लिए।